हेलो। और ये कल के सीरीज सॉरी एनसीईआरटी के सीरीज का हिस्ट्री का क्लास 6 का दूसरा लेसन आपके सामने है। और इसका शीर्षक है आखिर खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। आइए फिर एक एज यूजुअल स्टाइल में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक अलग ही अंदाज में पढ़ाई जाती है। आइए, तुषार की रेल यात्रा से कहानी शुरू होती है। तुषार अपने रिलेटिव के यहाँ दिल्ली जा रहा है, दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। रेलवे से खिड़की वाली सीट मिल गई है, सबसे खूबसूरत सीट होती है, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू की थी। अ, 150 साल पहले बस तो इसके बाद कुछ दशक बाद आई, और बस तो उसके कुछ दशक बाद आई। अब तुषार सोचने लगा, जब लोगों के आसपास आने जाने के लिए तेज रफ्तार सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? अजीब सा सवाल है भाई, करना तो पड़ता था लोगों को। क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? ऐसा बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? बड़ी छोटा सा सवाल है कि जो हमारे सब आरंभिक लोग थे, मानव थे, ये इधर उधर क्यों घूमते थे? तो उन लोगों के बारे में जानना है तो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। कैसे लोगों के बारे में जानना है? जो लोग इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के बहुत कारण थे। पहला कारण, अगर वो एक जगह पर ज्यादा दिन तक रहते थे तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। और आज भी भोजन ही है जो कि आदमी को इधर से उधर ले जा रहा है। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, इसलिए जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। ये कल्पना मात्र है, अज्यूम किया जा रहा है कि चूंकि जानवर अपना अपना खाना ढूंढने के लिए इधर उधर जाते थे तो उनके पीछे पीछे उनके शिकारी भी जाते थे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ और पौधों में फूल अलग अलग मौसम में आते थे। कुछ लोग उसकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे, यानी वो मौसम भी थे, उनको समझ में आता था किस मौसम में कहाँ क्या रहेगा। अब चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं था, और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता था। यद्यपि कई नदियों और झीलों में पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता। तो अब देखिए, तो जब पानी सूख गया तब लोग इधर उधर जाने लगे। तो ओवरऑल
पानी के तलाश में इधर उधर जाते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। और तो चार फैक्टर आए जिसके कारण लोग यहाँ वहाँ घूमते थे। तो इन चारों को समझते हुए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये चार फैक्टर जो हैं ये इनको यहाँ से वहां तक टहलाते थे। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है। पुरातत्वविद फिर से आया शब्द, इसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। इसका यूज और इसका निर्माण वैसे लोग करते थे जो कि आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। यह संभव है कि लोगों को अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनसे पत्थर के औजार अभी भी बचे हैं। इसमें जो पत्थर का टूल्स था वो आज भी बचा हुआ है। इनमें से कुछ कुछ औजारों का उपयोग क्या चीज के लिए करते थे? वो फल फूल काटने के लिए, हड्डियों और मांस को काटने के लिए था, पेड़ों की छाल और जानवरों का खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे रहते, लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ हथियारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो लकड़ी का क्या क्या काम था? लकड़ियों का उपयोग जलावन के लिए करते थे, ईंधन कहते हैं जिसको, के साथ झोपड़ियां, घर झोपड़ी बनाने के लिए भी होता था और टूल्स बनाने के लिए होता था। पत्थर के औजार का उपयोग बाएं देखिए, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। दाएं, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी किया जाता था। तो इस तरह पत्थर के औजारों का उपयोग, दो उपयोग यहाँ पर साफ दिखाया जा रहा है, जड़ को खोदना और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी किया जाता था। आइए आगे, मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। बोलता लाल वाला जो स्थान त्रिकोण है, इसके अलावा भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए। बहुत सारा जो पुरास्थल है वो कहाँ मिला है? नदियों और झीलों। देखिए इसको ध्यान से गौर से देखिए, आपको नजर आ जाएगा कि ये कहाँ कहाँ देखिएगा। ये बताया गया है कि लाल लाल से दिखाया गया पूरा पाषाणिक पुरास्थल, और उसके बाद वाले दूसरे रंग से नव पाषाणिक पुरास्थल, तीसरे में महापाषाणिक पुरास्थल, और उसके बाद है आरंभिक गांव, फिर है आधुनिक नगर। ये इस तरह सारी चीजें मैप में दिखाई गई है। इसको इसको गौर से देखा जाए। नेक्स्ट, चूंकि पत्थर के महत्वपूर्ण बहुत पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब पहले साइड साइड वाले इंफॉर्मेशन को देखते हैं। साइड में कुछ अच्छे इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं भीम बेटका। अभी भीम बेटका कहाँ है? ये क्वेश्चन में एग्जाम में अक्सर रहता है। इस पुरास्थल पर गुफाएं एवं कंदराएं मिली है। इनमें गुफाओं में इसलिए लोग लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं कहाँ हैं? नर्मदा घाटी के पास हैं। अब आपको सोचना है, अज्यूम करना है कि लोग क्यों वहां रहते थे, क्यों चुना था उन लोगों ने। अब शैल चित्रकला, आइए देखते हैं इनसे हमें क्या पता चलता है। तो एक, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले, जिनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवर को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है और इसे शैल चित्रकला का नाम दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं।
पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। अब ध्यान देना है किस चीज को अभी दिमाग में बैठाना है। पूरा स्थल किसको कहते हैं? तो पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे वहीं छोड़कर चले गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। तो पहले सबसे छोड़िए इस बात को, सबसे पहले इसको अडॉप्ट कर लेते हैं कि उस स्थान को, पुरास्थल उस स्थान को कहाँ कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोग करते थे और उससे काम लेते थे और बाद में ये वहीं छोड़कर चले जाते थे। इसलिए ये जमीन के ऊपर, नदी में, समुद्र में, और इन पुरास्थलों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आइए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढना है आपको। पृष्ठ 12 में यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। राख समझते हैं? एस, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि आरंभिक लोगों को आग जलाना आ गया था। आगे आग के इस्तेमाल के कई कार्यों के लिए किया गया, जिससे कि प्रकाश के लिए, मांस, प्रकाश के लिए क्या क्या काम जरूरत था आग का, देखो। जैसे प्रकाश के लिए, प्रकाश होता है यहाँ लाइट, मांस को भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा था। आइए, आज हम इसका उपयोग किस लिए करते हैं? नाम होती थी। जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। जैसे आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। बड़ी सुंदर, बड़ी सहज अंदाज में बताया जा रहा है आपको कि आरंभिक काल को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्द पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। तो ये कितने शब्दों से बना है? 2 शब्दों से। पूरा और पूरा मतलब प्राचीन, और पाषाण यानी पत्थर। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा का पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में बांटा जाता है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। पूरा पाषाण मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। इस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एनवायरमेंटल चेंज मिलते हैं। उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल तक माना जाता है। किसका? मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग का। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे रहते थे। आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का मतलब होता है, क्या होता होगा? इनमें से हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में आप इसके अनेक नाम मिलेंगे। तो ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थलों के नामों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इसका नाम क्या रहा होगा। आइए, बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। कब? 1200 साल पहले। और गर्मी बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारसिंगा, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। गर्मी बढ़ी, जलवायु में बदलाव आया और घास वाले मैदान बनने लगे।
इससे वैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो कि घास पर जिंदा रहते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारियां हासिल करने लगे। हो सकता है तब इन लोगों ने जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी महत्वपूर्ण भोजन का स्रोत बन गई। देखो, फिर जब लोग इस जानवरों के पीछे आए तब क्या किया, लोगों ने एंजॉय करना शुरू किया, उसके बारे में जानना शुरू किया, उसके हैबिट्स, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में जाना, और फिर लोगों ने जबरदस्ती पकड़ के इनको पालतू बनाने के बारे में सोचना स्टार्ट किया। और इस काल में मछली भी एक इम्पोर्टेंट स्रोत हो गई भोजन का। अब धीरे धीरे खेती और पशुपालन की शुरुआत की ओर आगे बढ़ते हैं। इस दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही ये भी सीखने लगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया और धीरे धीरे वो कृषक हो गए। तो बड़ा एक अजीब सा इत्तेफाक था कि लोग किसान हो गए। इस तरह लोगों ने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वे कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे धीरे वो पशुपालक बन गए। इस एपिसोड में दो बातें हो गई कि वो किसान भी हो गए और पशुपालक भी हो गए। सबसे पहले अब एक सवाल है यहाँ पर कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया आदमी ने। अब ये तो सवाल है जिस पर आपको सोचना है और सोचते रहना है। और घरेलूकरण की प्रक्रिया, हम लोगों द्वारा पौधे लगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। तो घरेलूकरण की प्रक्रिया क्या हुई? पौधा लगाना और जानवरों का देखभाल करना। अपनाए गए ये पौधे अक्सर जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि यह इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिससे बड़े दाने वाले अनाज होते थे, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखते थे, ठीक है, ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं पाले गए जानवर कृषि के लिए अपनाए गए पौधों तथा धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवर की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन से जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। करीबन 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वह इस प्रक्रिया की वजह से। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। और सबसे पहले कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में कौन कौन आया? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में अक्सर रहेगा। और वो ये होगा, वो कौन सा होगा? गेहूं तथा जौ। और सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। अब देखो अनाज के उपयोग, तो आप साइड में देखेंगे ब्लॉक बना हुआ है, बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए।
एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। नेचुरल है भाई, एक बीज को डालो मिट्टी में, देखोगे समय लगता है, कुछ दिन, महीने, 5 साल फिर लग सकता है। इसलिए जब ये लोग पौधे उगाने लगते हैं तो उनमें उनकी देखभाल में उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों की और चिड़ियों की से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल हैं। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। क्यों सोचनी पड़ी? क्योंकि इसको बचाना था, खाने के लिए भी और बीज के लिए भी। इसलिए इसको बहुत से इलाकों में लोग मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और फिर जमीन में गड्ढा खोदा गया। अब क्या आपको लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाने और इनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण ढूंढिए। जानवर, चलते चलते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती थी, और जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती थी, साथ में उनसे दूध भी प्राप्त होता था जो भोजन का एक अच्छा स्रोत था। यही नहीं, जानवरों से मांस भी मिलता था। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका था। यानी अगर हम जानवरों को पाल रहे हैं तो इसका मतलब भोजन का स्टोरेज कर रहे हैं। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या मिलता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आइए आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। क्या तुम मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 12, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविद शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए, जिससे सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में और पूर्व तथा दक्षिण भारत में पाए गए। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान है कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। यानी इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अब देखिए, अब आते हैं हम अस्थायी जीवन की ओर। जीवन में अस्थायित्व कहां पर आया? पुरातत्वविदों के कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसे बुर्ज हुम। वर्तमान में बुर्ज हुम का जगह क्या होगा? कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, उन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। ठीक है, तो घर कहां बनाते थे? बुर्ज हुम में लोग गड्ढे में, और गड्ढे में उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इसको गर्तवास कहा जाता था। इससे उन्हें ठंडे मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों की झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले। इनमें कई ऐसे पूरा पाषाण युगीन उपकरण से भिन्न है। इन्हें नवपाषाण युग का माना गया। उसको कौन सा अलग है? तो इसको नवपाषाण युग के उपकरण माने गए। इनमें वे औजार हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, मतलब पॉलिश किया जाता था। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण
और प्रयोग होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। इस तरह एक लंबा सीक्वेंस रहा है, तो आइए एंजॉय करते हैं। तो नवपाषाण युग के पुरास्थलों के बारे में, पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के, पहले सामान रखने लगे, फिर क्या करते थे, फिर उसमें खाना रखने लगे, सामान रखने लगे, धीरे धीरे लोग खाना बनाने लगे। चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया। तो अब खाना क्या खाने लगे लोग? चावल, गेहूं, दलहन। इनके साथ अब लोग कपड़ा भी बुनने लगे, इसलिए इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या यह परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गया? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। आइए मेहरगढ़ चलते हैं। मानचित्र 2, पृष्ठ 12 में मेहरगढ़ ढूंढो। ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते हैं। बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ये पहला जगह है और ये पहले लोग हैं जिन्होंने गेहूं, जौ उपजाना शुरू किया और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली है। इसमें हिरण, सुअर जैसे जंगली जानवर और भेड़ और बकरियों की भी हड्डी मिली है। मेहरगढ़ के अलावा चौकोर तथा मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 से उससे ज्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम होते थे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़, अरे ये देखिए ब्लॉक में इधर क्या कह रहा है, मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते थे। मेहरगढ़ के घर से तुम जिस घर में रहते हो उनके साथ इस घर की क्या समानता है, ये देखना है आपको। ये सवाल है आपसे। ऐसी मेहरगढ़ में कुछ ऐसी कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो मेहरगढ़ में एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया है। ये मेहरगढ़ की कहानी है और इसमें एक फीलिंग है कि परलोक में, दूसरे लोक में जब ये आएंगे तो इनके लिए खाने का सामान होगा। तो मेहरगढ़ के कब्र का चित्र देखो। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? देखिए पहचानिए बकरी का कंकाल। अब देखिए, अब कल्पना कीजिए कि आज से 12 साल पहले, 12,000 साल पहले पत्थर की गुफा में पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। कल्पना करो और उसकी भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं। तो ये सब चीज है, रंग बनाए हुए, रंग भरी है और थोड़ा आपको क्रिएटिव होने के लिए कहा जाता है। उपयोगी शब्द क्या क्या है? पुरास्थल, आखेटक, खाद्य संग्राहक, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक,
आप जानते हैं फार्मर, पशुपालक जानते हैं, जानवर को पालने वाला, नवपाषाण युग, कब्र इत्यादि। अब कुछ क्वेश्चन है जिसे आप जब फुर्सत हो उसे पढ़ लीजिएगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को एक बार अवलोकन करें क्योंकि ये चैप्टर खत्म होने जा रही है। मध्य पाषाण युग का समय क्या आया? तो ये 12,000 से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग कब हुई? 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ? 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ? लगभग 8,000 साल पहले। एक बार फिर से दोहराते हैं इसको। महत्वपूर्ण तिथियां हैं। पहला तिथि क्या है? मध्य पाषाण युग कब से? 12,000 से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब से? 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। बस आज के इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।